हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। रखैल बच्चलन आवारा अपने लिए ऐसे अलंकरण सुनकर अर्पिता कुछ देर के अवाक रह गई। उसकी इच्छा हुई कि बस धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए, ऐसी जगह जाकर छिपे जहाँ उसे कोई भी देख न पाए। रिश्तेदार तो कानाफूसी कर ही रहते, पर क्या सलभ की पत्नी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकती है? वो तो उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी, फिर वह ऐसा कैसे बोल सकती है? अर्पिता का नाम सलभ के साथ जोड़ा जा रहा था, उसके संबंध को नाजायज बताया जा रहा था। उसने रूंधे गले से सलभ से पूछा, सब मुझे गलत कह रहे हैं, हमारे रिश्ते को नाजायज बता रहे हैं, सच ही तो है। तुम ठहरे शादीशुदा, तुम्हारे साथ रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। क्या मैं सच में तुम्हारी रखैल हूँ? सलभ को शीशे की तरह चुभा था यह सवाल। अर्पिता की सिसकियाँ थम नहीं रही थी। वह रोते रोते ही बोली, इतनी बदनामी के बाद अब मुझसे कौन शादी करेगा? सलभ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं ढूंढूंगा तुम्हारे लिए लड़का, तुम्हारे विवाह की सारी जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। अब तुम मेरे बिना रह भी सकोगे? सलभ अर्पिता के सवाल का जवाब देने के बजाय उसका सिर अपनी गोद में रखकर थपकियां देने लगा। थोड़ी देर में अर्पिता नींद में डूब गई। सलभ उसके मासूम चेहरे को देर तक देखता रहा, जो अब भी आंसू से भीगा था। एक एक करके उसे अर्पिता से जुड़ी सभी छोटी बड़ी घटनाएं याद आने लगी थी। यादें समुद्र की लहरों सी होती हैं, जो उठती हैं, गिरती हैं और फिर छोड़कर चली जाती हैं। एक खालीपन, एक एकाकीपन, जिसे भर पाना मुश्किल हो जाता है। अर्पिता रिश्ते में सलभ की कजिन थी। दोनों के बीच उम्र का बहुत बड़ा फासला था। उस फासले का असर दोनों के व्यक्तित्व, पसंद नापसंद में नजर आता था। सलभ के जहन में नन्ही सी अर्पिता की एक धुंधली सी तस्वीर थी, जबकि अर्पिता को तो सलभ बिल्कुल याद भी नहीं था। वो भी कैसे? तब से अब तक उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए थे उसने। माँ गुजर गई, पिता ने दूसरी शादी कर ली, उसे ननिहाल भेज दिया गया। जिंदगी के थपेड़ों ने उम्र के लिहाज से अनुभव थोड़ा ज्यादा ही दे दिया था, जो कभी कभी उसके स्वभाव से भी छलकता था। परसों बाद अर्पिता सलभ से मिली थी, फिर भी उसके व्यवहार में बिल्कुल भी अजनबियत नहीं दिखी, एक अपनापन था। चंद रोज में ही सलभ उसका राजदार भी बन गया था। अर्पिता ने सलभ को अपने बचपन के प्यार के बारे में सब कुछ बताया। यह भी बताया कि दोनों शादी भी करना चाहते हैं, घर वालों को शादी के लिए नहीं मना सकते। तो मुझे ही दिल्ली ले चलो, तुम आसिफ वहीं नौकरी करता है, मैं भी पीजी में रहूंगी और नौकरी करूंगी। कोर्ट मैरिज करने के बाद घर वालों को बता दूंगी। एक सांस में अर्पिता ने अपनी सारी बात सलभ से कह डाली। सलभ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी जिद के आगे वह हार गया। उन दिनों सलभ दिल्ली में कार्यरत था। अच्छी कंपनी, अच्छी कमाई, खुशहाल परिवार था उसका भी। अर्पिता के घर में सलभ की बड़ी इज्जत थी। अर्पिता के दिल्ली जाने की बात पर उसके घर वालों को समझाना पड़ा। आखिरकार अर्पिता को दिल्ली जाने की इजाज़त मिल गई। अर्पिता को तो पंख लग गए थे जैसे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दिन भी आ गया जब सलभ के साथ अर्पिता अपने सपनों की नगरी की ओर निकल पड़ी थी। अर्पिता के पिता ने उसकी सारी जिम्मेदारी सलभ के कंधों पर डाल दी थी। सलभ ने भी इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। दिल्ली पहुंचने के बाद सलभ ने अर्पिता के रहने का इंतजाम पीजी में करा दिया। गुजरते समय के साथ ही अर्पिता ने भी दिल्ली की रफ्तार भरी जिंदगी से तालमेल बैठा लिया था। सलभ अपने काम में व्यस्त हो गया। अर्पिता इस नई और पसंद की दुनिया में बेहद खुश थी। वीकेंड पे आसिफ के साथ कभी कनॉट प्लेस पर के चक्कर लगाती, तो कभी बाइक से देर रात दोनों इंडिया गेट पर कुल्फी खाने निकल जाते थे। मार्च का महीना था। पलाश के पेड़ों में हरे पत्तों की जगह सुर्ख फूलों ने ले ली थी। यही तो वे फूल हैं जो बचपन से ही उसे बेहद पसंद है। सुर्ख रंग उसका पसंदीदा है। उसके घर के सामने भी पलाश का पेड़ था। दिल्ली में कहीं भी सुर्ख फूल देखकर उसे घर जैसा महसूस होता था। होली आने में बस चंद दिन ही रह गए थे। इस बार की होली को लेकर अर्पिता बेहद उत्साहित थी, लेकिन होली होनी को कुछ और ही मंजूर था। होली के चंद रोज पहले सलभ के पास अर्पिता के अस्वस्थ होने की खबर पहुंची। वह पीजी पहुंचा तो अर्पिता को तेज बुखार में तड़पता पाया। अर्पिता की रूममेट ने से पता चला कि आसिफ ने प्यार और शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। एक रोज धर्म को शादी की अड़चन बताकर उसे हमेशा के लिए छोड़ गया। जिस ख्वाबों को
आंखों में सजाए हुए अर्पिता दिल्ली आई थी वह अब टूट चुका था। कल्पना की उड़ान में उसके पंख लहूलुहान हो चले थे। तब सलब रात भर वहीं अर्पिता के पास बैठा रहा। उसके पिता को फोन पर सारी बात बताने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। सूर्योदय के साथ ही सलब अर्पिता को अपने फ्लैट पे ले गया। उसने अर्पिता की देख रेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। अर्पिता बचपन के प्यार और फिर उससे मिले धोखे से उबर नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके प्रेम में जाति धर्म कैसे आड़े आ गया। संघर्ष और दुख भरा समय गुजर गया। हफ्ते भर में अर्पिता स्वस्थ हो गई। सलब ने उसे अपने ऑफिस में ही नौकरी दिला दी। अर्पिता का मन भी नौकरी में रमने लगा। खाली वक्त में वह खुद को घर के कामों में ही व्यस्त रखने लगी। सलब की छोटी मोटी चीजों की जिम्मेदारियां भी उठाने लगी। बस सुबह उठती, चाय बनाती, फिर वह सलब को उठाती, नाश्ता बनाती और फिर ऑफिस के लिए तैयार होकर जाती। दोनों साथ साथ ऑफिस के लिए निकल जाते। शाम को सलब के साथ ही घर आ जाती। वह जिस रात सलब को देर तक ऑफिस में रुकना होता वह अकेले ही आ जाती और जब तक जागती रहती जब तक सलब नहीं आ जाता। जब रात में कभी डर जाती तो चुपके से सलब के पास बिस्तर पर आकर सो जाती। सलब भी उसे थपकियां देने लगता था, लेकिन दोनों के बीच एक तकिए की दूरी बनी रहती थी। मगर एक रात यह एक तकिए की दूरी भी खत्म हो गई। मुश्किल दिनों का साथ अक्सर ही मजबूत होता है। संघर्ष रिश्ते बनाता है तो कुछ रिश्तों को कमजोर भी करता है। 3-4 हफ्ते ही बीते थे, लेकिन ऐसा लगने लगा था जैसे सदियों से दोनों साथ रह रहे हों। वे दोनों एक दूसरे का चेहरा पढ़ सकते थे। सलब का अपने शहर जाना भी कम होने लगा था। अगर घर जाता भी तो लौटने की बुकिंग अर्पिता पहले से ही करवा देती। एक तरफ सलब और अर्पिता के बीच का फासला कम होता जा रहा था, तो दूसरी तरफ घर और परिवार से सलब का फासला बढ़ता जा रहा था। अब सलब और उसकी पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट खुलती जा रही थी। कई बार तो सलब ने अर्पिता से विवाह के बारे में भी सोचा, लेकिन हर बार उसकी आंखों के सामने बेटे का मासूम सा चेहरा आ जाता। एक वही तो था जो उसके आने का बेसब्री से इंतजार करता था। दोनों के ही घरों में व रिश्तेदारों के बीच कानाफूसी का दौर शुरू हो गया था। कानाफूसी धीरे धीरे आरोप में बदल गए और सलब के शांत जीवन में भूचाल आ गया था। रिश्तों के अग्निपथ पर चलते हुए पाँव में छाले पड़ने तो तय था, लेकिन छाले इतने दर्द भरे हो सकते हैं, इसका एहसास दोनों को ही अब होने लगा था। अचानक सलब को घुटन सी महसूस हुई तो सोच का सिलसिला थम गया। सलब ने अपनी गोद से उतारकर अर्पिता को बिस्तर पर सुला दिया और स्वयं बालकनी में आ गया। सुबह की लालिमा क्षितिज पर छाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ढेर सारे पलाश के फूलों को मसलकर आसमान में बिखेर दिया गया हो। सलब सामने पड़े पलाश के पेड़ को देखने लगा। उसके सारे पत्ते गिर चुके थे और लाल फूलों की से लदा वृक्ष ऐसा लग रहा था जैसे नए रिश्ते बन गए हो उसके और पुरानों से नाता टूट रहा हो। अब सलब के ऊपर एक नई जिम्मेदारी आ चुकी थी, अर्पिता के विवाह की जिम्मेदारी, और इसे लेकर वह बेहद संजीदा था। सलब ने ऑफिस में ही कार्य करने वाले अपने दोस्त के छोटे भाई से अर्पिता की विवाह की बात की। लड़के और उसके परिवार वालों ने इस प्रस्ताव को मान लिया। अर्पिता के हाथ पीले किए जाने की तैयारी शुरू हो गई। पत्नी के खिलाफ जाकर सलब ने अर्पिता की शादी की सारी जिम्मेदारी व सारा खर्च उठा लिया। अब शादी की तैयारी में दिन गुजरने लगे। सलब के पास अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं रहती थी। पिता और सौतेली माँ को अर्पिता की जिंदगी में कुछ खास रुचि थी नहीं। अर्पिता के लिए तो सलब में ही उसका पूरा ही परिवार समाहित था। नए रिश्ते को अपनाने की जद्दोजहद में जाने अनजाने में ही अर्पिता सलब की उपेक्षा भी कर जाती थी। जिस अर्पिता के लिए सलब ने अपने सभी रिश्तेदारों यहाँ तक कि अपनी अर्धांगिनी से भी रिश्ता तोड़ लिया था, अब वही उससे दूर होती जा रही थी। रात में देर से लौटने पर अब अर्पिता इंतजार करती नहीं मिलती थी उसे, न ही सुबह की चाय के साथ उसकी आवाज़ आती थी। मौसम अब बदल रहा था, सलब को भी इसका एहसास होने लगा था, इसलिए वह स्वयं को उपेक्षित भी महसूस करने लगा था। उसने अपने चारों ओर अकेलेपन की दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी थी। जल्द ही अर्पिता के विवाह का दिन भी आ गया। सलब की संवेदनाएं जड़ हो चुकी थी। यत्रवत वह सारे काम करता जा रहा था। विदाई की बेला आ गई। हमेशा चाहने वाली अर्पिता की आंखें भर आई थी। वह
बिलखने लगी। कमरे की हर दीवार उसकी पसंद के रंग में रंगी थी, हर पर्दा उसकी पसंद का था। बालकनी की छोटी सी बगिया में भी उसकी पसंद के ही फूल सजे थे। वह नम आंखों से उन्हें निहार रही थी। घर के सामने उसका पसंदीदा पलाश का पेड़ अकेला खड़ा था, सड़क जड़वट था। उसे एहसास था कि उसकी जिंदगी की रंगत को भी वह अपने संग लिए जा रही है, लेकिन दिल पर पड़ा बोझ उतर गया था। उसने अपनी जिम्मेदारी जो पूरी कर ली थी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।